गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से ज़बरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म लिसो ऐप पर। प्यारे बच्चों, आपके लिए लिसो ऐप लेके आया है बेहतरीन टीचर और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन वो सारी की सारी बातें जो आपको एग्जाम कराने के लिए चाहिए, और कम पैसे के अंदर इतनी बेहतरीन शिक्षा आपको शायद किसी और ऐप पे देखने को मिले। तो लिसो ऐप पे आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिसो ऐप को प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिसो ऐप को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो अपना ये बैच है प्यारे बच्चों, ये 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी बार बार सुनते भी होंगे, मोहन सर भी कई बार आपको लाइव आके बता भी देते हैं। और कोई भी यदि इशू आता है इस बैच को लेकर, किसी बच्चे से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो दिए गए नंबर पे आप प्यारे बच्चों कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है संदीप सिवाच और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक खूबसूरत से सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं भूगोल। एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ रट्टाफिकेशन नहीं प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें बोर्ड के ऊपर प्रूव होके चलेंगी, और जिस सब्जेक्ट के अंदर बातें प्रूव होके चले वो सब्जेक्ट हमेशा समझने का होता है, रटने का वो सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ज्योग्राफी आपने देखा भी होगा कि ग्राम सचिव का आप पेपर दे के आए होंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे एचएसएससी के एग्जाम में ज्योग्राफी से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, और हमें 3 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों में लड़ना होगा, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हमें प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ एग्जाम के अंदर तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना ये विषय, जिसका नाम है प्यारे बच्चों ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं भूगोल। भूगोल विषय को स्टार्ट करने से पहले 10 से 15 मिनट बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के बारे में, इसी नाम के बारे में, कि ये नाम ज्योग्राफी जिसे आज हम बोल रहे हैं, ये सबसे पहले बोला किस आदमी के द्वारा गया, ये ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। यदि हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करके चलेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो ज्योग्राफी शब्द आपको नजर आ रहा है, आपको इंग्लिश का वर्ड जरूर लगेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बल्कि ग्रीक भाषा का ये वर्ड है। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। ग्रीक जिसे प्यारे बच्चों आप हिंदी में बोलते हैं यूनानी। कौन सी भाषा? यूनानी भाषा। अब यूनानी भाषा कौन सी है? यूनानी भाषा यूनान देश के अंदर बोले जाने वाली भाषा है, और यूनान देश की यदि मैं आपको पहचान करवाऊं प्यारे बच्चों, तो आपने सुने होंगे सबसे प्राचीन और बड़े खेल ओलंपिक। इन ओलंपिक खेलों का पहली बार जो आयोजन हुआ था वो यूनान देश की राजधानी एथेंस के पास एक शहर पड़ता है ओलंपिया। ओलंपिया के अंदर ये खेल सबसे पहले 776 ईस्वी पूर्व खेले गए थे। ओलंपिया में खेले जाने के कारण ही पूरी दुनिया आज इन्हें ओलंपिक चिल्लाती है। तो ओलंपिक इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ओलंपिया नामक शहर में सबसे पहले 776 ईस्वी पूर्व खेले गए थे, और जिस ओलंपिया शहर में खेले गए थे वो शहर यूनान की राजधानी एथेंस के पास है। और यूनान प्यारे बच्चों यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश, और इसी यूनानी भाषा से लिया गया ये शब्द है ज्योग्राफी। तो यूनान देश के लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो कौन सी भाषा होगी? यूनानी, जिसे हम ग्रीक बोलते हैं, और ग्रीक से लिया गया ये शब्द है ज्योग्राफी। प्यारे बच्चों, ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द जियो प्लस ग्राफिया से ये मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफिया से ये मिलकर बना है। ग्राफिया का अर्थ होता है किसी भी चीज के बारे में बताना, और किसी भी चीज के बारे में बताना कहलाता है आपका वर्णन करना। तो वर्णन करना यदि ग्राफिया शब्द का अर्थ है, तो ये वर्णन करेगा किसका? आगे वाले शब्द का, और आगे वाला शब्द है जियो। जियो को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों भू, यानी कि पृथ्वी। ज्योग्राफी में जहां पर भी भू शब्द आए, समझ लेना पृथ्वी के बारे में ही बात हो रही है। जैसे भूकंप आपने सुना होगा, महसूस किया होगा, तो भूकंप का मतलब होता है प्यारे बच्चों भू का मतलब पृथ्वी, कंप का मतलब कांपना। पृथ्वी जब कांपेगी तो अर्थक्वेक हम बोल देंगे, भूकंप हम बोल देंगे। तो जहां भी भू शब्द जुड़ा हो, समझ लेना पृथ्वी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, इस शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ इसे हम बोलेंगे। प्यारे बच्चों, अकेले पृथ्वी के बारे में पढ़ना ज्योग्राफी नहीं है। यदि अकेले पृथ्वी के बारे में पढ़ना ज्योग्राफी होता तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, इन सारी की सारी बातों को पढ़ाने के लिए, इन सारी की सारी बातों को समझाने के लिए किसी और विषय को आना पड़ता। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बातें प्यारे बच्चों हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हम ज्योग्राफी
ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो अकेले पृथ्वी के बारे में पढ़ना ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि पृथ्वी का वर्णन करना। वर्णन करने का मतलब है कि पृथ्वी का संबंध जब हम सामने वाली किसी भी चीज के साथ दर्शाते हैं तो पृथ्वी का संबंध सामने वाली जिस भी चीज के साथ होगा उस चीज को प्यारे बच्चों इस विषय के अंदर पढ़ा जा सकता है। अकेले पृथ्वी के बारे में पढ़ना तो जियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जियोलॉजी। जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों में अंतर है। जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थ और ज्योग्राफी होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। यदि हम जियोलॉजी पढ़ेंगे तो पृथ्वी से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पृथ्वी से बाहर भी हम सफर करेंगे। पृथ्वी का संबंध सामने वाली जिस भी चीज के साथ हम दर्शाएंगे उसको हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम सूर्य को पढ़ेंगे, चंद्रमा को पढ़ेंगे। तो सूर्य को हम क्यों पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में? क्योंकि सूर्य के साथ हमारी पृथ्वी का संबंध है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर काटती है। सूर्य से ही हमें प्यारे बच्चों प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है। हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सिर्फ कर्जदार है एक की, और वो सूर्य ही है। क्योंकि जो प्यारे बच्चों प्रकाश आ रहा है, जो ऊर्जा आ रही है, वो पृथ्वी ने कर्ज के रूप में सूर्य से ले रखी है। बाकी इस पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज आप देखेंगे वो खुद पृथ्वी की होगी। तो पृथ्वी से प्यारे बच्चों पृथ्वी के ऊपर जो प्रकाश आ रहा है वो सूर्य से आ रहा है, तो सूर्य का संबंध पृथ्वी के साथ है। इसलिए सारा का सारा सूर्य है जो प्यारे बच्चों सौर मंडल का प्रधान है। हम कहाँ पढ़ते हैं? इस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी शब्द की डेफिनेशन आपसे पूछ ले, ज्योग्राफी की परिभाषा आपसे पूछ ले, तो आपको बोलना है कि पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित पढ़े जाने वाले जो सारे के सारे क्षेत्र होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्यारे बच्चों इस विषय का नाम ज्योग्राफी क्यों पड़ा। इस विषय का नाम ज्योग्राफी इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इस विषय में जिसे पढ़ा गया वो क्या थी? पृथ्वी थी। तो इसी विषय में पृथ्वी का सबसे पहले क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था। और पृथ्वी को पढ़ाने के लिए एक विद्वान सामने आया, पृथ्वी के बारे में बेहतरीन बातें बताने के लिए एक विद्वान सामने आया। उस विद्वान का नाम था प्यारे बच्चों हिकेटियस। हिकेटियस हिकेटियस रहने वाला था कहाँ का? ग्रीक देश का। यूनानी भाषा ही जानता था, इसे हम यूनानी विद्वान बोलेंगे। हिकेटियस ने इस पृथ्वी को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था प्यारे बच्चों जस पीरियडस। जस पीरियडस। जस पीरियडस जो पुस्तक है ये आपको अटपटा नाम लगेगा। अटपटा नाम इसलिए लगेगा क्योंकि हिकेटियस ना तो हरियाणा का रहने वाला था ना भारत का रहने वाला था। यदि प्यारे बच्चों वो अपने क्षेत्रों का रहने वाला होता तो हिंदी भाषा को जानता, लेकिन ये जो रहने वाला था ये यूनान का रहने वाला था, यूनानी भाषा को जानता था, ग्रीक लैंग्वेज को जानता था। तो जो ये पुस्तक लिखी गई थी ये ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। और इस पुस्तक का जो टाइटल है जस पीरियडस, ये भी प्यारे बच्चों ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है। जो शब्द हमें अटपटे लगेंगे वो इसलिए तो अटपटे लगते हैं क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज के नहीं होते हैं, लेकिन उनको समझना है तो उन्हें प्यारे बच्चों हम अपने वाली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। तो यदि हम जस पीरियडस को बात करें हिंदी में तो प्यारे बच्चों हिंदी में इसे बोला जाता है पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियडस ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है और हिंदी में प्यारे बच्चों इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी का वर्णन कहा जाता है। तो जस पीरियडस नामक पुस्तक लिखी थी हिकेटियस ने, रहने वाला था प्यारे बच्चों यूनान का। तो लैंग्वेज भी कौन सी होगी पुस्तक की? ग्रीक लैंग्वेज होगी, यूनानी होगी। ये जो जस पीरियडस पुस्तक है ये लिखी गई थी 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। प्यारे बच्चों हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में इसने बताया था यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, यूरोप महाद्वीप के बारे में। क्योंकि रहने वाला था ये कौन से कॉन्टिनेंट का? यूरोप कॉन्टिनेंट का। और कोई भी आदमी सबसे पहले अपनी जमीन का वर्णन करेगा, उसके बाद प्यारे बच्चों वो बाहर निकलेगा। इसका जो सेकंड पार्ट था पुस्तक का, उस सेकंड पार्ट में इसने व्याख्या की थी एशिया कॉन्टिनेंट की, और एशिया के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की व्याख्या की थी। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा जस पीरियडस पुस्तक के अंदर सबसे पहले पृथ्वी के कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट के अंदर कौन से कॉन्टिनेंट की व्याख्या की गई है? एशिया और अफ्रीका की। और यदि हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की, तो एशिया कॉन्टिनेंट में भी इसने सिर्फ 2 ही देशों के बारे में बताया। उन 2 देशों में एक देश है ईरान और एक देश है प्यारे बच्चों अपना भारत। तो एशिया महाद्वीप की जब इसने व्याख्या की है तो उस एशिया महाद्वीप के अंदर भी इसने 2 देशों के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन करने का काम किया, एक तो ईरान और एक प्यारे बच्चों भारत। ठीक है, ये पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई? हिकेटियस के द्वारा। पुस्तक का नाम था जसप्रेडस। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? यूनानी लैंग्वेज में, या हम ग्रीक लैंग्वेज बोल सकते हैं। और इस जसप्रेडस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इस पुस्तक के माध्यम से हिकेटियस ने बताया कि पृथ्वी के ऊपर सिर्फ दो ही चीजें पाई जाती हैं। पृथ्वी के ऊपर सिर्फ दो ही चीजें पाई जाती है, या तो पृथ्वी के ऊपर स्थल भाग है, या इस पृथ्वी के ऊपर जल है। या तो लैंड वाला पार्ट है प्यारे बच्चों, या वाटर वाला भाग है। ठीक है, कोई भी इस धरती के ऊपर सजीव या निर्जीव आपको मिलेगा तो पृथ्वी के ऊपर या तो वो जमीनी भाग पे मिलेगा, और जमीन पे नहीं है तो प्यारे बच्चों उसको जल के अंदर मिलना ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सजीव और किसी भी निर्जीव के लिए इस धरती पर रहने के लिए सिर्फ दो ही सेगमेंट बने हैं, या तो वो जमीन पे रहे या वो पानी में मिले। प्यारे बच्चों, इस धरती के ऊपर कभी भी आपको ध्यान रखना है, इन दो के अलावा किसी भी चीज के लिए रहने के लिए स्थान अभी तक बना ही नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में पक्षी उड़ रहे होंगे प्यारे बच्चों। पक्षी उड़ते जरूर हैं, लेकिन धरती के ऊपर कभी उड़ा नहीं जा सकता है। तभी तो हम कई बार हरियाणा में बोल देते हैं कि भाई साहब ज्यादा ना उड़, नीचे आना है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि नीचे आना है तो धरती पर आना है, और धरती के ऊपर सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी, चलने के लिए जमीन है, डूबने के लिए पानी है। तो उड़ा जाता है प्यारे बच्चों पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैस में, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। पक्षी जो उड़ते हैं वो धरती पे थोड़ी उड़ते हैं, वो तो धरती के चारों ओर फैली हुई गैस में उड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं, वायुमंडल में। तो पृथ्वी के ऊपर तो सिर्फ दो ही सेगमेंट हैं प्यारे बच्चों, एक है स्थल, एक है जल। ये बेहतरीन बातें बताने वाला कौन था? हिकेटियस था। जिस पुस्तक के माध्यम से बताई वो पुस्तक कौन सी थी? जसप्रेडस पुस्तक। लिखी गई थी कौन सी लैंग्वेज में? ग्रीक लैंग्वेज में। अर्थ होता है हिंदी के अंदर पृथ्वी का वर्णन। दो पार्ट में लिखी गई थी, पहले पार्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट और सेकंड पार्ट में एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया। प्यारे बच्चों, हिकेटियस जब इतनी बेहतरीन बातें दुनिया को बता रहा था तो बीच में जनता ने टोकना शुरू कर दिया, क्योंकि जनता का काम क्या है? टोकना। ठीक है, और जनता ने टोका प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन पुट करके, कब, क्यों, कैसे। लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप स्थल और जल तो बता रहे हो, तो कम से कम हमें ये और बता दीजिएगा कि ये कब बने, क्यों बने, कैसे बने। जो इन 3 क्वेश्चनों के आंसर देगा प्यारे बच्चों, समझ लेना कि बहुत अच्छे तरीके से वो बातें आपको समझा सकता है। ठीक है, कब, क्यों, कैसे, ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में भी उठेंगे। जो बच्चा सीखने वाला होता है उसके दिमाग में ये 3 क्वेश्चन उठेंगे ही उठेंगे। जब मैं सूर्य पढ़ाऊंगा तो कई बच्चे मेरे से पूछेंगे कि यार कब बना, कुछ बच्चे पूछेंगे क्यों बना, कैसे बना। जब ये सारी की सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, तभी तो हम बोलेंगे कि हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से चीजें घुस रही हैं, सब्जेक्ट हमारा एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम रट्टा नहीं मारेंगे प्यारे बच्चों, रटते रटते हम परेशान हो चुके हैं। ठीक है, 12 साल हम +2 की, हमने +2 तक ये सारी बातें हमने पढ़ी भी है, और 12 साल पढ़ी हुई चीजें आज प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जाते हैं तो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो मैटर एक ही है कि वहां हमने रट्टा मारा है। यहाँ हम सीखने के पर्पज से आए हैं, कंपटीशन को हमें पार करना है, तो चीजों को हमें अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से अपने दिमाग के अंदर घुसाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, कब, क्यों, कैसे जब इस प्रकार की बातें हिकेटियस से पूछी गई तो हिकेटियस इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाया था। नहीं दे पाया तो जनता ने हिकेटियस को वहीं पे दबा दिया। फिर हिकेटियस ने कोई ज्यादा बड़ा योगदान ज्योग्राफी के अंदर देने का काम नहीं किया। लेकिन बाद में दुनिया ने यह भी माना कि कब, क्यों, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर देने वाला तो कोई और आ जाता। कम से कम इसने पृथ्वी के बारे में सबसे पहले कुछ बातें तो बताई है, और सबसे पहले प्यारे बच्चों पृथ्वी के बारे में इतनी बेहतरीन बातें बताए जाने के कारण ही इसे बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल के पिता किसे कहेंगे? भूगोल के पिता कहेंगे प्यारे बच्चों हिकेटियस को। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? जसप्रेडस। और ये ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का। जो हम इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, तो भारत को इंडिया कहने वाले लोग भी कहाँ के थे? यूनान के ही थे। तो अपने भारतीय संविधान के अंदर प्रयोग किया गया इंडिया शब्द, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो सेम आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका कि ग्रीक लैंग्वेज से ये लिया गया शब्द है इंडिया। और इंडिया बना है प्यारे बच्चों इंडस रिवर से। कौन सी रिवर से? इंडस रिवर से। क्योंकि यूनान के लोगों ने हमारी सिंधु नदी को देखकर इंडस रिवर बोला था, और इंडस रिवर से हम क्या कहलाए थे? इंडिया कहलाए थे। ठीक है, ईरान के लोगों ने प्यारे बच्चों इस सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला था, और हिंदू से हम हिंदुस्तान बने थे। तो हिंदुस्तान कहने वाले लोग भारत को ईरान के थे, तो इंडिया कहने वाले लोग कहाँ के थे प्यारे बच्चों? यूनान के थे। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में प्यारे बच्चों वो डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा
ये पिता तो कहलाया लेकिन एक सफल पिता नहीं बन पाया। ठीक है, सफल पिता का मतलब जो दुनिया चाहती थी उस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर ये नहीं दे पाया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझाने का काम किया इसी के देश के रहने वाले एक और विद्वान ने, जिसका नाम है इराटोस्थनीज। क्या है? इराटोस्थनीज। और इराटोस्थनीज ने जब प्यारे बच्चों कब क्यों कैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझाने का काम किया, तो दुनिया ने उन्हें संज्ञा दी व्यवस्थित भूगोल के पिता की, फादर ऑफ सिस्टेमेटिकल ज्योग्राफी, इसे हम बोलेंगे व्यवस्थित भूगोल का पिता। और व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है प्यारे बच्चों किसे? इराटोस्थनीज को, जो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का ही रहने वाला था, यूनानी ही विद्वान था। व्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टेमेटिकल। ये जो सब्जेक्ट है ये एक व्यवस्थित सब्जेक्ट है। यहाँ पे आ रहे बच्चों, आप सबसे पहले नदी नहीं पढ़ सकते हो। नदी निकलती कहाँ से? या पर्वत से निकलती है, तो पर्वत आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्वत प्यारे बच्चों होता क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं तो आपको बोलना है कि पर्वत एक सथल भाग होता है जो पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपर की ओर उठा हुआ सथल भाग होता है। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा उठा हुआ सथल भाग ही क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि ये स्थल भाग बैंड हुआ है तो किसी ना किसी ने प्रेशर लगाया होगा, अंदर से प्रेशर लगाया होगा, तो ऊपर वाला स्थल भाग बैंड हुआ होगा, और बैंड हुआ भाग ही क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। आज तक जो सबसे खतरनाक तरीके से बैंड हुआ है स्थल भाग, उसी को तो हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी के रूप में आप नेपाल देश के अंदर उसे पढ़ते हो। तो प्यारे बच्चों, वो स्थल भाग ही तो है, ध्यान रखेंगे। तभी तो पर्वतारोही उसके ऊपर चढ़ चढ़ के क्या फहराते हैं? अपने अपने देश का प्यारे बच्चों झंडा फहराते हैं। तो पर्वत कुछ नहीं होता, स्थल ही होता है। जितना स्थल भाग ऊपर उठता चला जाएगा तो प्यारे बच्चों आसमान में टेम्परेचर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाएगा। और जब सिचुएशन ऐसी आएगी कि टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा तो बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। तो बर्फ जब एक बहुत बड़े क्षेत्र में गिरती चली जाएगी, उस बर्फ की बहुत बड़ी गतिशील राशि को हम ग्लेशियर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ग्लेशियर। और वही ग्लेशियर जब पिघलेंगे, पिघला हुआ पानी नीचे की ओर आएगा, जिसे हम क्या बोल देंगे? नदी बोल देंगे। तो नदी से पहले हमें पर्वत पढ़ने पड़ेंगे, पर्वत हमें बनाने पड़ेंगे कि कैसे पर्वत बनते हैं, कितने टाइप के पर्वत होते हैं। जब इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है एक सिस्टेमेटिक ढंग से आगे बढ़ रहा है, एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पहले साल नहीं पढ़ सकते हैं। साल बनता किससे है? महीनों से बनता है। महीने के बारे में पढ़ना होगा कि महीने के अंदर 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन और 28 दिन ही होते हैं। ध्यान रखेंगे, इन्हीं 4 आंकड़ों के आधार पर महीने निर्धारित किए गए हैं। यदि 32 दिन ले लेते तो क्या आफत आ जाती, 27 दिन ले लेते तो क्या आफत आ जाती, ये कभी हमने सोचा ही नहीं होगा। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, महीना किससे बनता है? दिन से बनता है। यदि हमें दिन का ही नहीं पता है तो हम महीने को कैसे पढ़े? महीने का नहीं पता है तो साल कैसे पढ़े? और प्यारे बच्चों, दिन बनता है घंटे से। यदि मैं आपसे घंटे की डेफिनेशन पूछूं तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा कि आवर क्या होता है। आवर आप सभी जानते हैं, घंटा क्या होता है, ठीक है, कि 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है। लेकिन मैंने आपको इक्वल नहीं पूछा, मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी है, तो आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। जब इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो ये कैसा सब्जेक्ट कहलाएगा? सिस्टेमेटिकल सब्जेक्ट कहलाएगा। और ज्योग्राफी एक समझने का सब्जेक्ट है, सिस्टेमेटिकल ढंग से चलाने का सब्जेक्ट है। और व्यवस्थित भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है किसे? इराटोस्थनीज को। इराटोस्थनीज ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले प्यारे बच्चों दुनिया को यह शब्द दिया था, ज्योग्राफी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का नामकरण किसने किया? ज्योग्राफी शब्द का नामकरण सबसे पहले, यानी कि वो आदमी कौन हुआ जिसके मुंह से सबसे पहले ये शब्द निकला था प्यारे बच्चों? ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं भूगोल। वो विद्वान भी कौन हुआ है? इराटोस्थनीज हुआ है। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। और हिकेटियस द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है जस पीरियड्स, इसका अर्थ भी क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। यानी कि जस पीरियड्स को ही प्यारे बच्चों चेंज किया है इराटोस्थनीज ने एक अन्य शब्द के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, ये नाम देने वाला विद्वान कौन हुआ है? इराटोस्थनीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ये जो ज्योग्राफी है प्यारे बच्चों, ये एक समझने का सब्जेक्ट है। और किसी भी चीज को यदि समझाना है या उसको समझना है तो हमें अपनी आंखों के सामने कोई ना कोई चीज लेके आनी होगी। यदि इस ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले इस ज्योग्राफी को समझाने के लिए एक चीज बनी जिसे आप बोलते हैं मैप, यानी कि मानचित्र। मैप यानी कि मानचित्र। तो बेसिक बेसिक बातें हम कर रहे हैं एक बार। मैप यानी कि मानचित्र। और यदि हम बात करें प्यारे बच्चों कि सबसे पहले पृथ्वी का जो मानचित्र बनाया था, पृथ्वी का सबसे पहले मानचित्र
वो किसने बनाया था? तो आपका आंसर होना चाहिए कि पृथ्वी का सबसे पहले फोटो बनाने वाला विद्वान था अनेक्जीमेंडर। अनेक्जीमेंडर, और अनेक्जीमेंडर भी कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था, ये भी यूनानी विद्वान था। तो अनेक्जीमेंडर जो यूनान का रहने वाला था, इसी ने सबसे पहले पृथ्वी का फोटो बनाया था, पृथ्वी का पहला मानचित्र बनाया था। और सबसे पहले मानचित्र बनाए जाने के कारण ही प्यारे बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैप। मानचित्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अनेक्जीमेंडर को जाना जाता है। प्यारे बच्चों, 3 आदमियों के नाम अभी तक मैंने लिखे हैं, हिकेटियस, इराटोस्थनीज और अनेक्सीमेंडर। तीनों के तीनों यूनान के रहने वाले हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये ज्योग्राफी विषय कहाँ के लोगों की देन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये यूनान वासियों की देन है। कहाँ के लोगों ने इस विषय को पैदा किया है? यूनान के लोगों ने प्यारे बच्चों इस विषय को पैदा किया है। ठीक है। अब देखिएगा, जो आदमी मानचित्र बनाता है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो जो आदमी मानचित्र बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर बोलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले कार्टोग्राफर हुए हैं कौन? अनेक्जीमेंडर। ठीक है। तो इतनी सी बातें आप जान चुके होंगे, तो जल्दी से आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मानचित्र जब बनाया तो मानचित्र से हम पृथ्वी को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि पृथ्वी जो है वो मानचित्र जैसी थोड़ी दिखती है। मानचित्र जो है वो तो रेक्टेंगल शेप में होता है, आयत के आकार का होता है, लेकिन पृथ्वी जो है प्यारे बच्चों, उसकी आकृति तो जियोड है। और यदि हमें पृथ्वी को अच्छे तरीके से समझना है, पृथ्वी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों हमें पृथ्वी के जैसी ही कोई ना कोई वस्तु बनानी पड़ेगी। और पृथ्वी के जैसी ही एक वस्तु बनाई गई, और पृथ्वी के जैसी बनाई गई उस वस्तु को हम बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। ग्लोब आप सभी ने देखा होगा, स्कूल में जो प्रिंसिपल होता था अपनी टेबल पे रखता था। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो ग्लोब बना अच्छे तरीके से, वो 1492 में बना। और 1492 में बनाया गया ग्लोब मार्टिन बैहम नाम के विद्वान द्वारा बनवाया गया। मार्टिन बैहम जो जर्मनी के रहने वाले थे, और जर्मनी के रहने वाले मार्टिन बैहम ने ही प्यारे बच्चों पृथ्वी का पहला ग्लोब बनाया 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी एडी। ठीक है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। हम हरियाणा वाले इसे आफ्टर डेथ बोलते हैं। ठीक है। तो ठीक कर लेंगे, इसे एनो डोमिनी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मार्टिन बैहम द्वारा सबसे पहले ग्लोब बनाए जाने के कारण इसे बोला जाता है फादर ऑफ ग्लोब। फादर ऑफ ग्लोब कहा जाता है। यदि हम बात करें कि जब पृथ्वी का पहला ग्लोब इसने बनाया है, तो प्यारे बच्चों कोई ना कोई आकृति भी दी होगी, कोई ना कोई शेप भी दी होगी उस ग्लोब को। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का जो पहला ग्लोब था वो किस शेप का था, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सेब के आकार जैसा था। सेब के आकार की आकृति का था प्यारे बच्चों पृथ्वी का सबसे पहला ग्लोब। 1492 जो है, 1492 से आपसे क्वेश्चन एक तो ग्लोब को लेके पूछता है, एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज की जो खोज है कोलंबस के द्वारा कब की गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 1492 में ही की गई थी। और एचएसएससी के अंदर तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कलर के एग्जाम में कि वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस द्वारा कब की गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 1492 ईस्वी में की गई थी। और 1492 से ही प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का पहला ग्लोब मार्टिन बैहम के द्वारा, जो जर्मनी के रहने वाले थे, कब बनाया गया था? 1492 ईस्वी में ही बनाया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसने सेब की आकार की आकृति का ही ग्लोब क्यों बनाया? अब इसको सेब ज्यादा अच्छे लगते होंगे, ये तो कोई रीजन नहीं रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसने इसलिए बनाया, अब एक ये गोला और एक ये गोला, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मैंने ये दो गोले, दो सर्कल मैंने प्यारे बच्चों यहाँ खींचे हैं, ड्रा किए हैं, तो इन दोनों सर्कल में से कौन सा गोल है? आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा गोल है। बहुत सारे बोलेंगे कि सर कोई सा गोल नहीं है, बहुत सही बोलेंगे वो। यदि वो बोल रहे हैं कि कोई सा भी गोल नहीं है तो बहुत सही बोल रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मैं आपसे पूछूं कि गोल क्यों नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये गोल क्यों नहीं है, तो आपको बोलना है कि सर गोल की भी एक डेफिनेशन होती है, और गोल की डेफिनेशन होती है कि कोई भी आकृति जिसके सारे के सारे डायमीटरों की लंबाई क्या हो प्यारे बच्चों? एक समान हो। और वो डायमीटर कहाँ से गुजरने चाहिए? सेंटर से गुजरने चाहिए। एक ऐसी आकृति जिसके सारे के सारे डायमीटर इक्वल हो
और वो डायमीटर सेंटर से गुजरने चाहिए। यदि प्यारे बच्चों उन डायमीटर की लंबाई, डायमीटर की जो लेंथ है वो यदि सेम है तो उस वस्तु को हम पूर्ण रूप से क्या बोल सकते हैं, गोल बोल सकते हैं। कोई भी चीज आंखों से जब हम देख लेंगे तो आंखों से प्यारे बच्चों उसे गोल नहीं बोला जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आंखों से देख के किसी वस्तु को गोल नहीं ठहराया जा सकता है, उसे हम गोल जैसा बोल सकते हैं। फुटबॉल जो होती है वो गोल नहीं होती, वो गोल जैसी होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों फुटबॉल के किक मार मार के उसके डायमीटर वैसे ही बिगाड़ देते हैं हम, ध्यान रखेंगे। तो उसके डायमीटर में यदि परिवर्तन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, जिसके डायमीटर की, जिसके व्यासों की लंबाई एक जैसी नहीं होगी, तो वो चीज कभी भी गोल नहीं हो सकती है। तो गोल की परिभाषा आप जान चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों जब हम सेब को देखें, जब हम सेब को देखें या अपनी पृथ्वी को देखें, तो इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। पृथ्वी मान लेते हैं तो प्यारे बच्चों पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है काल्पनिक। ये जो काल्पनिक रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। प्यारे बच्चों इसका एक और नाम है इंग्लिश में, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। प्यारे बच्चों इसका चौथा नाम है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश भी इसे कहा जाता है। यदि एक काल्पनिक रेखा है, भू का मतलब पृथ्वी होता है, मध्य का मतलब बीचों बीच होता है, और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा कहलाएगी। अब इसको जो नाम दिया जाता है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा प्यारे बच्चों जब इसको दूसरा नाम दिया गया है तो कोई ना कोई खास बात होगी, तभी तो इसको दूसरा नाम मिला है। विषुवत रेखा इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर प्यारे बच्चों विषु का जो अर्थ होता है, विषु जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स, विषु या इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जहां दिन और रात की अवधि क्या हो, बराबर हो। दिन व रात की अवधि का बराबर पाया जाना ही प्यारे बच्चों ज्योग्राफी के अंदर क्या कहलाएगा, इक्विनॉक्स कहलाएगा। दिन व रात की अवधि का बराबर पाया जाना, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विनॉक्स क्या है, तो आप बोलेंगे कि दिन और रात की अवधि का बराबर पाया जाना। दिन का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश का बना रहना, और सूर्य का प्रकाश जब चला जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, उसे हम बोल देंगे प्यारे बच्चों रात। तो पृथ्वी के ऊपर एकमात्र ऐसी रेखा है ये, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, जहां पर वर्ष में 2 बार प्यारे बच्चों ये घटना होती है कि दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की होती है। और ये 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को यह घटना इस रेखा पर होने के कारण इसे हम बोल देते हैं विषु, और विषु की घटना इस रेखा पे होने के कारण इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, और प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, और इसको एक और नाम मिलता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, यदि ये रेखा है तो प्यारे बच्चों ये सर्कल के बीचों बीच है, तो ये सर्कल का डायमीटर भी है, और ये जो सर्कल का डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों एक ये रेखा है, इसे हम बोलते हैं पोलर डायमीटर, ध्रुवीय व्यास। और यदि हम बात करें ध्रुवीय व्यास की, तो ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। इक्वेटर डायमीटर कितना है, 12,756। पोलर डायमीटर कितना है, 12,714। तो मैं आपसे पूछूं कि जो इक्वेटर डायमीटर है वो पोलर डायमीटर से कितने किलोमीटर ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 42 किलोमीटर ज्यादा है। प्यारे बच्चों जब 42 किलोमीटर डिफरेंस आ ही चुका है, सिर्फ 2 ही डायमीटर मैंने खींचे हैं, तो क्या धरती गोल हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि गोल की परिभाषा होती है जिसके सारे के सारे डायमीटर क्या हो, बराबर हो। यहाँ तो हमने सिर्फ 2 ही डायमीटर खींचे हैं और उन्हीं 2 डायमीटर में कितना डिफरेंस आया, 42 किलोमीटर का। तो इसका मतलब धरती ना आज गोल है, ना कल गोल थी, ना भविष्य में गोल रहेगी। पृथ्वी की जो आकृति है प्यारे बच्चों वो जियोड है, संतरे के जैसी है, नाशपाती के जैसी है, नारंगी के समान है, या सेब के आकार की है हमारी अब पृथ्वी। प्यारे बच्चों जब ये वाला डायमीटर कम है तो ऊपर से हमारी पृथ्वी ऐसे हो जाएगी, ये वाला डायमीटर है तो नीचे से थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, और ऊपर और नीचे से इस प्रकार की शेप होने के कारण हम बोल देंगे कि पृथ्वी ऊपर और नीचे से क्या है, फ्लैट है।
यानी कि प्यारे बच्चों चपटी है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी चपटी कहाँ से दिखाई देती है, तो आप बोलेंगे ध्रुवों से दिखाई देती है। कहाँ से दिखाई देती है? ध्रुवों से दिखाई देती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ध्रुवों से ही पृथ्वी चपटी क्यों दिखाई देती है, तो आप बोलेंगे कि सर पोलर डायमीटर, ध्रुवीय व्यास क्या है? कम है। यदि इसे गोल होना था तो प्यारे बच्चों ये डायमीटर इस डायमीटर के इक्वल होना था। तो आप बोलेंगे कि ये जो इक्वेटर डायमीटर है इस पोलर डायमीटर से 42 किलोमीटर ज्यादा होने के कारण पृथ्वी ना आज गोल है, ना कल गोल होगी, और ना भविष्य ना प्यारे बच्चों पहले गोल थी। ठीक है। अब देखिएगा, जब इस प्रकार की शेप है तो इसी प्रकार की शेप होती है सेब की। आपने देखा होगा कि रेडी के ऊपर जो सेब वाला होता है वो एक सेब के दूसरी सेब के ऊपर तीसरी सेब, इस प्रकार की लेयर बना के प्यारे बच्चों वो रखता है, और सुबह को रखेगा, शाम को वो ऐसी की ऐसी रखी रहेगी। जब ऐसी की ऐसी वो रखी रहेगी तो इसका मतलब सेब को ऊपर और नीचे से प्यारे बच्चों ठहरने के लिए फ्लैट जगह मिल चुकी है। ठीक है। फ्लैट मिल चुकी है तो सेब भी ऊपर और नीचे से क्या होता है? चपटा होता है, तभी तो वो आराम से रेडी के ऊपर टिका होता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, ऊपर और नीचे से क्या दिखाई देती है? चपटी दिखाई देती है। और सेब के जो डायमीटर है प्यारे बच्चों वो पृथ्वी के डायमीटर के बराबर होने के कारण सबसे पहले मार्टिन बहम ने जो ये ग्लोब बनाया था वो किस आकृति का बनाया था? सेब की आकार की आकृति का बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के जो डायमीटर हैं वो कौन से फ्रूट के डायमीटर के इक्वल हैं? सेब के। ठीक है। तो इतनी सी बातें समझ में आई होंगी। तो ग्लोब के बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अब अपने सब्जेक्ट की। ठीक है। तो इतनी सी बातें आपको ज्योग्राफी के बारे में एक बार ध्यान रखनी है। अब हम सब्जेक्ट के तौर पे बात करेंगे, और सब्जेक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों की इस ज्योग्राफी विषय को हम दो सेगमेंट में पढ़ेंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी में और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी इसलिए कवर करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम उसी बेहतर ढंग से क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, भारतीय भूगोल जिसे हम बोलते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के बाद प्यारे बच्चों हमको पढ़ेंगे फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले यदि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जब हम ज्योग्राफी शुरू किया तो ज्योग्राफी के फादर हमने बोला हिकेटियस को। प्यारे बच्चों अब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो कोई ना कोई पिता तो अपने वाली ज्योग्राफी का भी रहा होगा। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, भारतीय भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारतीय भूगोल के पिता कहा जाता है जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल जो रहने वाले थे इंग्लैंड के, इन्हें ही प्यारे बच्चों कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के पिता। भारतीय भूगोल के पिता इन्हें कहा जाता है। जेम्स रेनेल जिन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर फैले हुए बुंदेलखंड के पठार को सबसे पहले पढ़ने का काम किया था और इसकी इंपॉर्टेंस भारत के लोगों को बताने का काम किया था। उसके बाद भारत के लोगों ने प्यारे बच्चों इस अंग्रेज को एक नाम दिया और वो नाम है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। यही वो अंग्रेज था जेम्स रेनेल जिसने भारत की किसी जमीन का सबसे पहले मानचित्र बनाया था, और भारत की वो जमीन थी बंगाल। तो बंगाल का सबसे पहले मानचित्र बनाने का श्रेय भी प्यारे बच्चों किसे जाता है? जेम्स रेनेल को ही जाता है। और इसी जेम्स रेनेल को हम बोल रहे हैं फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के इसे पिता कहा जाता है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने भारत के बारे में।
इस प्रकार का अपना भारत दिखता है, ठीक है। आज़ादी से पहले का मान लो, बाकी इससे अच्छा दिखता है, तो हमें थोड़ा सा एक बार समझना है, ठीक है। तो आज़ादी से पहले का मान लेते हैं, जो अंग्रेजों ने लूटा था तो ऐसा ही बना के छोड़ा था, ठीक है। हाँ, अब बहुत अच्छा अपना भारत है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जमीन जो आज अपने पास है, जिसका एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के रूप में आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस जमीन के अस्तित्व की, कि ये जमीन पृथ्वी के ऊपर आई कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद फिर हम भारत की ज्योग्राफी को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जमीन का अस्तित्व इस पृथ्वी के ऊपर आया कहां से है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ दो ही चीजें पाई जाती है, जो मैंने आपको बताया। इस पृथ्वी के ऊपर या तो स्थल भाग है, या इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, जल वाला भाग है। इस पृथ्वी के ऊपर जो स्थल वाला भाग है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं 29% है, और जल वाला जो भाग है वो कितना है, 71% है। 29% स्थल भाग के हमने टुकड़े कर रखे हैं आज 7, और उन 7 टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। ये जो 7 महाद्वीप हैं, जिसके अंदर एक एशिया पढ़ेंगे, एक यूरोप पढ़ेंगे, एक अफ्रीका पढ़ेंगे, एक अंटार्कटिका, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया, यही 7 बड़े जमीन के टुकड़े जो पृथ्वी के ऊपर 29% स्थल भाग प्यारे बच्चों लिए बैठे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा महाद्वीप को। जब हम अपनी ज्योग्राफी चलती रहेगी तो बार बार मैं आपको नाम सुनाता रहूंगा, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, इस प्रकार के नाम प्यारे बच्चों ज्योग्राफी में आते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे इनका अर्थ जानते भी होंगे। द्वीप को हम बोलते हैं आइलैंड, महाद्वीप को बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और प्रायद्वीप को बोला जाता है पेनिनसुला, पेनिनसुला, ठीक है। सबसे पहले हम इन शब्दों को समझते हैं। प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि द्वीप क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो पानी के ठीक बीचों बीच ऊपर की ओर उभरा हुआ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। या छोटा सा पानी का टुकड़ा जिसके छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या भरा हो, पानी भरा हो, उसको क्या बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है, ठीक है। द्वीप कहीं पर भी हो सकता है, आपके गाँव के तालाब में भी हो सकता है, झील में भी हो सकता है, सागर में भी, महासागर में भी, नदी में भी, नहर में भी, कहीं पर भी प्यारे बच्चों द्वीप हो सकता है। बस पानी होना चाहिए, और पानी के ठीक बीचों बीच उभरा हुआ स्थल भाग होना चाहिए, ठीक है। जब ये पानी के अंदर उभरा हुआ स्थल भाग है, यदि इसको मैं बड़ा कर दूंगा, महा कर दूंगा, महा का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब इस जमीन के टुकड़े को मैं बड़ा कर दूंगा, तो ये बड़ा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी भर जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, महाद्वीप बोल देंगे। प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला एक ऐसी जमीन होती है जिसकी 3 दिशा में जल हो, जिसकी 3 दिशा में क्या हो, जल हो, और जिसकी एक दिशा में प्यारे बच्चों क्या हो, स्थल हो। तो कोई ऐसी जमीन जिसकी 3 दिशा में जल भरा हो, एक दिशा में स्थल भरा हो, ऐसी जमीन को हम ज्योग्राफी में क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। अब देखिएगा, अपना देश भारत और अपने देश भारत के मानचित्र को आप देखेंगे तो बीच में आपको एक प्रदेश नजर आएगा। बीच में ये जो प्रदेश है, इसी को हम मध्य प्रदेश बोलते हैं। इसे मध्य प्रदेश इसीलिए तो बोला जाता है क्योंकि ये भारत के मध्य की जमीन है। मध्य प्रदेश के अंदर खड़े होकर आप नीचे की ओर देखोगे तो नीचे वाली जो दिशा होती है वो हमेशा दक्षिण होती है। तो मेरा ये भारत क्या कहलाएगा, दक्षिण भारत कहलाएगा। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के ठीक नीचे दक्षिण भारत के अंदर आप आओगे तो आप देखेंगे कि राइट हैंड में आपको यहाँ पे जल ही जल नजर आएगा, और राइट हैंड दिशा में भरा हुआ ये जो जल है ये कहलाता है आपका BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। फिर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड दिशा में, और लेफ्ट हैंड दिशा में भी प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे जल ही जल नजर आएगा। इस जल को हम बोलते हैं अरेबियन सागर। फिर आपको नजर आएगा प्यारे बच्चों नीचे जल ही जल, इसे हम बोलते हैं इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड वाली दिशा पूर्व होती है, लेफ्ट हैंड वाली दिशा पश्चिम होती है, और चरणों वाली दिशा दक्षिण होती है। तो भारत की इस जमीन के 3 दिशाओं में पानी भर चुका है। ऊपर वाली जो जमीन है प्यारे बच्चों, ये जमीन के साथ जुड़ी है, जमीन के साथ जुड़ी है। तो हमारी पेनिनसुला की, प्रायद्वीप की फॉर्मेलिटी को इस जमीन ने कंप्लीट किया, क्योंकि प्रायद्वीप एक ऐसी जमीन होती है जिसकी 3 दिशा में क्या हो, पानी हो। तो मेरा जो ये भारत होगा ये क्या कहलाएगा, ये मेरा भारत दक्षिणी भारत दक्षिणी भारत के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत भी कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। तो प्रायद्वीप जब भी नाम मैं बोलूं तो आपके दिमाग में एक ही बात जानी चाहिए कि इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी जमीन की बात हो रही है जिसके 3 दिशा में क्या है, पानी। और ऐसी जमीनें आपको सबसे ज्यादा यूरोप कॉन्टिनेंट,
यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगी। इसीलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों के तीनों वर्ड समझ में आ चुके होंगे। तो 7 महाद्वीप हैं जो पृथ्वी के ऊपर पूरा का पूरा 29% भाग लिए बैठे हैं। प्यारे बच्चों, एक विद्वान जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, क्या है? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक विद्वान ने बोला कि आज जो ये 29% स्थल भाग है जो अलग अलग दिशा में बिखरा हुआ है, पहले ये अलग अलग दिशा में नहीं बिखरा हुआ था। ये सातों के सातों महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो प्यारे बच्चों ये 29% स्थल भाग एक ही जगह होता होगा, और एक ही जगह होता होगा तो इसी 29% भाग को अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला? पैंजिया बोला। क्या बोला? पैंजिया बोला। अब पैंजिया शब्द आपको अटपटा लगेगा क्योंकि प्यारे बच्चों ये अल्फ्रेड वेगनर ने बोला है, और अल्फ्रेड वेगनर लैटिन भाषा को जानते थे। लैटिन भाषा के जानकर अल्फ्रेड वेगनर ने पूरा का पूरा धरती के ऊपर 29% स्थल भाग जो एक ही जगह होता था उसको एक नाम दिया, पैंजिया। लेकिन इस अटपटे शब्द को हम आसान बनाए तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों हिंदी में संपूर्ण स्थल। और संपूर्ण स्थल कितना हुआ है? 29%, और ये 29% स्थल भाग एक ही जगह होता था तो इसको नाम दे दिया पैंजिया महाद्वीप। प्यारे बच्चों, यदि ये महाद्वीप है तो इसके चारों ओर क्या होगा? पानी होगा, और ये पानी कितना होगा? 71% पानी होगा। ये 71% पानी प्यारे बच्चों जो इस पैंजिया महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ था तो इसको नाम मिला पैंथालासा। पैंथालासा ओशियन, इसे हम बोलेंगे हिंदी में पैंथालासा महासागर। सबसे बड़ा महासागर इस पृथ्वी के ऊपर पैंथालासा हुआ है, सबसे बड़ा महाद्वीप इस पृथ्वी के ऊपर पैंजिया हुआ है। धरती के ऊपर कोई भी जमीन का टुकड़ा प्यारे बच्चों सबसे पहले किसका हिस्सा रहा है? पैंजिया का। और कोई भी जल का जो रूप देखते हैं हम प्राकृतिक प्यारे बच्चों, वो किसका हिस्सा रहा है? पैंथालासा का। पैंजिया 29% स्थल भाग है, पैंथालासा 71% जल वाला भाग है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो पैंजिया महाद्वीप है इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसे हम बोलते हैं टाइडल फोर्स। कौन सा फोर्स? टाइडल फोर्स। इसे हम बोलते हैं ज्वारीय बल। पैंजिया महाद्वीप के ऊपर जब टाइडल फोर्स अप्लाई हुआ भयंकर तरीके से तो ये पैंजिया महाद्वीप प्यारे बच्चों 2 भागों में टूट जाता है। जब ये 2 भागों में टूटेगा तो बीच में क्या घुसेगा? पानी घुसेगा, और बीच में घुसा हुआ ये पानी प्यारे बच्चों कहलाता है आपका टेथिस। क्या कहलाता है आपका? टेथिस महासागर कहलाता है। टेथिस महासागर कहलाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जहां आज हिमालय है पहले वहां पे एक महासागर होता था जिसका नाम क्या था? टेथिस था। प्यारे बच्चों, टेथिस का जो निर्माण हुआ है वो पैंजिया के टूटने से हुआ है। पैंजिया जब टाइडल फोर्स के कारण 2 भागों में टूटा तो इन 2 भागों के अंदर टूटने के बाद बीच में जो पानी घुसा उसी को हम क्या बोलते हैं? टेथिस। और बाद में प्यारे बच्चों ये पानी यहाँ से हटके ये अक्षेत्र पर्वतों वाला क्षेत्र कहलाता है जिसे आज हम हिमालय बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा स्थल भाग होने के कारण बर्फ यहाँ आसानी से गिरती है, और बर्फ ही बर्फ नजर आने के कारण प्यारे बच्चों इसे बर्फ का घर यानी कि हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय। तो टेथिस महासागर के ऊपर की ओर बचा हुआ जो ये स्थल भाग है इसको नाम दे दिया गया लारेशिया। क्या नाम दे दिया गया? लारेशिया। और नीचे वाला जो स्थल भाग है प्यारे बच्चों इसको नाम दे दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और अपना जो ये भारत है, भारत इन 2 जमीन के टुकड़ों में से किसका हिस्सा रहा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। अब कैसे हम प्रूव करें? प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत है। इस प्रकार से जो मैंने ये 3 रेखाएं खींची है तो मानिएगा कि ये हिमालय है, और जहां आज हिमालय है मैंने आपको बताया कि वहां पे जल ही जल भरा हुआ था, और उस जल को हम बोलते थे टेथिस। क्या बोलते थे? टेथिस। तो टेथिस के ऊपर वाला जो स्थल भाग है प्यारे बच्चों वो क्या कहलाया? लारेशिया कहलाया। लारेशिया कहलाया। और नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। गोंडवाना लैंड कहलाया। तो अपने भारत की जो जमीन है प्यारे बच्चों वो हिमालय से नीचे वाली जमीन ज्यादातर है। तो हिमालय से नीचे वाली जो जमीन है वो इन 2 जमीन के टुकड़ों में से किसका हिस्सा होगी? वो प्यारे बच्चों लारेशिया का तो हिस्सा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हिमालय से नीचे वाला भारत प्यारे बच्चों इन 2 जमीन के टुकड़ों में से किसका हिस्सा होगा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। इसे हम गोंडवाना लैंड क्यों बोलते हैं?
इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैंड का मतलब जमीन होता है, गोंड एक जनजाति है। जनजाति जिसे आप इंग्लिश में एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। आर्थिक और सामाजिक आधार पर सबसे पिछड़े हुए लोगों को ही प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। पहले इन्हें खानाबदोश, गुमंतु आदि इन नामों से जाना जाता था, लेकिन बाद में प्यारे बच्चों इन्हें जनजाति का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो गोंड नाम की एक जनजाति जो धरती के प्यारे बच्चों दक्षिणतम भाग में पाई जाती थी, तो इस जमीन का नाम क्या रख दिया जाता है, गोंडवाना लैंड रख दिया जाता है। और आज भी आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा पाया जाने वाला जनजातीय समूह गोंड ही है, जो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश आप सभी जानते हैं हिमालय के नीचे ही है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो ये जो जमीन है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऊपर वाली जो जमीन है लारेशिया, इस लारेशिया से बने हैं प्यारे बच्चों 3 कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट, 3। और इन 3 कॉन्टिनेंट में हम बात करें तो एक है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक है प्यारे बच्चों आपका एशिया, और एक है आपका यूरोप। तो 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीप किससे बने हैं, लारेशिया से। और प्यारे बच्चों हम बात करें 4 महाद्वीप किससे बने हैं, गोंडवाना लैंड से। ये 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, एक है आपका अंटार्कटिका, एक है आपका दक्षिण अमेरिका, और एक है आपका अफ्रीका। तो ये 7 ही महाद्वीप हम पढ़ते हैं। और ये 7 महाद्वीप पहले एक ही जगह होते थे, जिसको पेंजिया बोला गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। कई लोगों ने अल्फ्रेड वेगनर को बोला भी कि आप किस आधार पे बोल सकते हो कि ये सारी की सारी जमीन जो आज पृथ्वी के ऊपर अलग अलग दिशा में बिखरी हुई है, पहले एक ही जगह होती थी। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि जितनी भी जमीन वाला भाग हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, उनका यदि हम बाहरी बॉर्डर देखें तो सारा का सारा बाहरी बॉर्डर कटा फटा है। यदि उस कटे फुटे बाहरी बॉर्डर को हम नजदीक लाते जाएं, यदि हम विजुलाइज करें, ठीक है, यदि हम सारे के सारे अक्षेत्रों को पास लाके देखें, तो वो एक दूसरे के अंदर समाते हुए नजर आएंगे। यदि एक दूसरे के अंदर वो सटीक बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब वो इस जमीन से क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा जब अपने हाथ से फिसल जाता है तो उसके बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन यदि हम उसको कोशिश करें नजदीक लेके आने की, तो वो टुकड़े एक दूसरे के अंदर क्या है, सटीक बैठते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही प्यारे बच्चों पृथ्वी के ऊपर फैले हुए स्थल भागों का है। यदि इनको नजदीक लेके आते जाएंगे तो इनका जो बाहरी बॉर्डर है कटा फटा, वो एक दूसरे के अंदर स्टिक बैठता चला जाएगा। और यही आधार बताया किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने, कि ये जो बॉर्डर इनका बाहरी कटा फटा है वो इसीलिए तो है क्योंकि इस जमीन के क्या हुए, बहुत सारे टुकड़े हुए हैं। और उन्हीं टुकड़ों में हम 7 बड़े टुकड़े लेते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। और ये 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीप लारेशिया से निकले हैं, 4 महाद्वीप गोंडवाना लैंड से निकले हैं। लेकिन भारत प्यारे बच्चों एशिया महाद्वीप में जरूर आता है, लेकिन एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाला अपना देश भारत, इसकी जो जमीन है वो प्यारे बच्चों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड, क्योंकि एशिया में तो शामिल किया गया है। यहाँ बात हो रही है जमीन की, शामिल करने वाले तो कौन है, इंसान है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन ये जमीन बनी है, तो जमीन बनी है तो ये पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले इन 2 स्थल भागों में से किसका हिस्सा रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा रही है। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों आपके सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ चुका है कि भारत जो है वो किसका हिस्सा था, तो आप बोलेंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा रहा है, पेंजिया का हिस्सा रहा है। और पेंजिया से बड़ी जमीन आज तक हुई नहीं है, तो पेंजिया को बोला जाता है सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो इससे सुपर और इससे ऊपर आज तक धरती के ऊपर कोई बड़ी जमीन हुई नहीं है, इसीलिए इसे हम सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर सारी की सारी जमीनें इसी पेंजिया से निकली है। पेंजिया कुछ नहीं है बच्चों, पेंजिया अपना हिंदी भाषा के अंदर संपूर्ण स्थल भाग कहलाता है। अब बोलने वाला आदमी अल्फ्रेड वेगनर था, लैटिन भाषा को जानता था, इसलिए ये नाम हमें क्या लगता है, अटपटा लगता है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है अपने क्षेत्रीय भाषा के आधार पे। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं इस नीचे वाले गोंडवाना लैंड की ही। बोला जाता है कि इस गोंडवाना लैंड के ऊपर भी जब फोर्स अप्लाई हुआ तो ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। गोंडवाना लैंड की हम बात कर रहे हैं, गोंडवाना लैंड जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और इन टुकड़ों के चारों ओर क्या आया, पानी आया।
तो वो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जिनके चारों ओर पानी आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी में द्वीप बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा उत्तर पूर्व दिशा में बचा, गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा उत्तर पूर्व दिशा में बचा, और उत्तर पूर्व में बचा हुआ ये हिस्सा कहलाया जम्बू। क्या कहलाया बच्चों? जम्बू द्वीप कहलाया। तो एक टुकड़ा गोंडवाना लैंड का जो अलग होके उत्तर पूर्व दिशा में बचा, इस टुकड़े का नाम पड़ा जम्बू। क्या पड़ा? जम्बू। जम्बू कुछ नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द जम्बू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जामुन। जामुन के पेड़ सबसे ज्यादा इस भाग में पाए जाते थे, इसलिए इस जमीन के टुकड़े का नाम क्या पड़ा है? जम्बू पड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो जम्बू टुकड़ा है गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, यही जम्बू आज का हमारा क्या है? भारत है। क्या है? भारत। भारत का आपने प्राचीन नाम सुना होगा आर्यावर्त। आर्यावर्त से पहले आपने भारत का प्राचीन नाम नहीं सुना होगा। आर्यावर्त क्यों बोलते हैं भारत को? क्योंकि आर्य लोग सबसे पहले यहाँ आए। ठीक है, और आर्य लोगों ने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार यहाँ पे रह के किया, और आर्यों के कारण ही इस जमीन का नाम पड़ा आर्यावर्त। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आर्य लोग सबसे पहले आए कौन सी धरती पे थे? वो आर्यावर्त पे थोड़ी आए थे, उनके आने के बाद आर्यावर्त बना है। तो आर्य लोग जम्बू पे आए थे। क्या किस पे आए थे? जम्बू पे। तो भारत का एक प्राचीन नाम आर्यावर्त से पहले क्या रहा है? जम्बू भी रहा है। ठीक है, तो आज से भारत का एक प्राचीन नाम और आपको ध्यान रखना है, और वो प्राचीन नाम क्या है? जम्बू है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यही जम्बू आज का हमारा क्या है? भारत। तो भारत का अस्तित्व आपको ध्यान रखना है, इस पृथ्वी के ऊपर कैसे है, दोबारा से मैं मेंशन कर देता हूं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। बाकी तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि HSSC का कुछ नहीं पता किस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो दे दे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपना भारत जम्बू द्वीप रहा है, और जम्बू द्वीप गोंडवाना लैंड का पार्ट, और गोंडवाना लैंड पैंजिया का पार्ट। पैंजिया कुछ नहीं है, पैंजिया प्यारे बच्चों 29% स्थल भाग है जो एक ही जगह स्थित था, और इसी पैंजिया को बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत कौन से द्वीप से अलग हुआ, तो आंसर होगा जम्बू द्वीप। आपसे पूछ ले भारत पृथ्वी के 2 प्राचीनतम स्थल भागों में से कौन से स्थल भाग का हिस्सा रहा है? गोंडवाना लैंड का। या आपसे पूछ लेगा कि गोंडवाना लैंड जमीन किससे अलग हुई है? पैंजिया से। या पैंजिया के दक्षिणतम भाग को किस नाम से पुकारा जाता है? गोंडवाना लैंड। या टेथिस महासागर के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? लारेशिया। लारेशिया को गोंडवाना लैंड से कौन सा महासागर अलग करता था? टेथिस महासागर। और टेथिस महासागर से ही बना है प्यारे बच्चों कौन? हिमालय। हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हिमालय बना होगा, कैसे ये पानी गायब हुआ होगा, और उसके बाद यहाँ पे अचानक ऊंचे ऊंचे पर्वत नजर आने हमें आज के समय शुरू हुए हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अस्तित्व हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों स्थिति। स्थिति यानी कि लोकेशन। स्थिति का मतलब होता है कि पृथ्वी के ऊपर अपने भारत की ये जमीन कौन सी दिशा में स्थित है, उसे हम क्या बोलेंगे? लोकेशन बोलेंगे, स्थिति बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे विषुवत रेखा बोला जाता है। क्यों इसे विषुवत बोला जाता है? क्योंकि इसी रेखा के ऊपर वर्ष में 2 बार दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसीलिए इस रेखा को दूसरा नाम दिया गया है विषुवत रेखा। यदि ये पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है, तो इस पृथ्वी के ठीक ऊपर की ओर बचा हुआ गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, तो अपना जो भारत है प्यारे बच्चों वो यहाँ पर पड़ता है, यानी कि अपना भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो
एक साइड से बात हुई। यदि मैं आपको बोलता हूं कि एक गोला मैं आपको देता हूं और इस गोले के 2 बराबर भाग आपको करने हैं, तो आपका मन करेगा सबसे पहले ऐसे चाकू चलाने का। जब आपने किसी गोले को ऐसे चाकू चला के काटा है तो गोला 2 बराबर भागों में बंट चुका है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, नीचे वाला दक्षिणी। लेकिन यदि आपका मन करता कि सर हम तो चाकू ऐसे नहीं चलाएंगे, हम तो ऐसे चलाएंगे, तब भी प्यारे बच्चों कोई गलत काम आप नहीं करते। ऐसे जब आप चाकू चलाओगे तब भी गोले के 2 आधे भाग बनेंगे। अब राइट हैंड दिशा में आया हुआ गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। पश्चिम दिशा में आया हुआ गोले का आधा भाग क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। प्यारे बच्चों, कहीं से पृथ्वी को काट लेना भारत की जमीन नहीं हिलेगी। अब भारत कौन से गोलार्ध में होगा? पूर्वी गोलार्ध में। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन में दे दे उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन में दे दे पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी दे दे दोनों, ऑप्शन डी दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में भी है, पूर्वी गोलार्ध में भी है। यदि वो हमें पूछेगा नहीं कि कैसे पृथ्वी को काटा गया है, हम किसी एक गोलार्ध का नाम नहीं ले सकते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में भी है और भारत कौन से गोलार्ध में भी है? पूर्वी गोलार्ध में। क्योंकि किसी भी गोले के 2 बराबर भाग करने हैं तो मर्जी अपनी चलेगी कि हम चाकू ऐसे चलाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल चलाएं, या प्यारे बच्चों हम चाकू वर्टिकल चलाएं। ध्यान रखेंगे। तो जब आप हॉरिजॉन्टल चलाओगे तब भी गोले के 2 बराबर भाग बनेंगे, जब वर्टिकल बीचों बीच चलाओगे तब भी गोले के 2 आधे भाग बनेंगे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों कैसे हम बात करेंगे? जब हमने चाकू हॉरिजॉन्टल चलाया, हॉरिजॉन्टल का मतलब है प्यारे बच्चों पूर्व से पश्चिम चलाया, या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलाया, या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलाया, तो जितने भी चाकू प्यारे बच्चों आप इस दिशा में चलाओगे तो ये सारे के सारे अक्षांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षांश। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करोगे अपनी कॉपी के ऊपर, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, ये सारी की सारी लाइनें अक्षांश कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप ऊपर से नीचे जितनी भी लाइनें ड्रा करोगे, वर्टिकल लाइन खींचोगे, सिर से चरणों की तरफ खींचोगे, इन सारी की सारी रेखाओं को हम देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। देशों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए ही क्या खींचे गए? देशांतर खींचे गए। देशांतर का मतलब है देशों के बीच का अंतर, ध्यान रखेंगे। और देशों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए ही खींचे जाते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। प्यारे बच्चों, जब हमने पृथ्वी को ऐसे काटा है तो हॉरिजॉन्टल काटा, इसका मतलब हमने पृथ्वी को अक्षांशों में बांटा है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अक्षांशीय स्थिति बोलेंगे। और जब हम पृथ्वी को हॉरिजॉन्टल जाकर काट रहे हैं, अक्षांशों में काट रहे हैं, तो अपना भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। जब हम पृथ्वी को वर्टिकल जाके काट रहे हैं तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हम देशांतरों में काट रहे हैं। इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? देशांतरीय स्थिति बोलेंगे। और देशांतरीय जो स्थिति है प्यारे बच्चों, वो कौन सी गोलार्ध है? अब पूर्वी गोलार्ध है। तो आपको कभी भी एक गोलार्ध का नाम नहीं लेना है, आपको देखना है प्यारे बच्चों कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लेता है कि भारत की देशांतरीय स्थिति बताओ, तो आपका आंसर हमेशा कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी गोलार्ध होगा। ठीक है। यदि आपसे पूछ लेता है अक्षांशीय स्थिति बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। और आपसे पूछ लेता है कि भारत की स्थिति बताइए, और उत्तर और पूर्वी दोनों दिए हैं, तो आपका आंसर प्यारे बच्चों दोनों गोलार्ध होंगे, क्योंकि भारत दोनों गोलार्धों में स्थित है, जब तक वो हमें कोई स्पेसिफाई पृथ्वी को बांट के नहीं देता है। ठीक है। स्थिति के बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अपनी आकृति की। अपने भारत का जो मानचित्र है, अपने भारत का जो मानचित्र है, इस प्रकार का जो आपको मानचित्र नजर आएगा, ये आकृति कैसी है? तो आपको बोलना है कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। चारों दिशाओं में एंगल बनाने वाली आकृति को चतुष्कोणीय बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंगुलर बोलते हैं। क्वाड्रेंगुलर बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो आकृति है भारत की वो क्या है? चतुष्कोणीय है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, जैसे हरियाणा की आकृति कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज है। कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि भारत की आकृति बताइए, चतुष्कोणीय है। आकृति के बाद हम बात करें प्यारे बच्चों एरिया की, क्षेत्रफल की। तो अपने भारत का जो एरिया है वो आप सभी जानते हैं, 32,82,263 स्क्वायर किलोमीटर।
32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बड़े हो चुके हैं, लाख वाख बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोला करो शॉर्टकट में 32,87,263। ध्यान रखेंगे, जितना तुम इन आंकड़ों को तोड़ोगे उतने ही ये दिमाग में अच्छे से प्यारे बच्चों घुसेंगे अपने, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई पड़ोसी जब मोबाइल नंबर बोल देता है तो वो तोड़ के बोलता है कि 98 समथिंग, ठीक है, और दिमाग उसी से में उसका नंबर कैच कर लेता है। आपके अपने परिवार वालों के बहुत सारे नंबर याद होंगे, तो प्यारे बच्चों वो आंकड़े ही तो हैं, लेकिन आपके दिमाग में आसानी से वो कैसे याद हैं, क्योंकि आपने उनको तोड़ रखा है। यदि मोबाइल नंबर याद करे कि 9,96,95,000, तो गारंटी देता हूं कि खुद का ही नंबर याद नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये भी तो हमारे क्या है, मोबाइल नंबर की तरह ही है, ध्यान रखेंगे। इनको भी तो ऐसे ही इज्जत देनी है जैसे मोबाइल नंबरों को देते हैं। तो 32,87,263, ठीक है। लाख वाख नहीं बोलना है, लाख वाख नहीं बोलोगे तब तक लाख वाख नहीं बोलोगे तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि ये घटेगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है बच्चों? विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये 2.42% है। कितना है? 2.42% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का बात है, विश्व का कुल क्षेत्रफल का मतलब पूरी धरती का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, यानी कि धरती का स्थल भाग, ठीक है, धरती का स्थल भाग। पूरी धरती का जो एरिया है वो तो 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, उसका नहीं, लेकिन धरती के ऊपर जो एरिया है, ठीक है, 29% जो स्थल भाग है, उस 29% स्थल भाग का ये कितना है? 2.42% है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का नहीं है बल्कि विश्व का है, जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला स्थल भाग है। क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या की, और जब भी हम जनसंख्या की बात करेंगे आधार आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना। जब भी हम जनसंख्या की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों कौन सा आधार होगा? सेंसस 2011 होगी, क्योंकि भारत के अंदर पीछे जब लोगों को गिना गया था वो वर्ष 2011 का ही था। भारत में सबसे पहले लोगों को गिना गया था 1872 के अंदर, उसके 9 साल के बाद दूसरी जनगणना हुई थी 1881 में। लेकिन 1881 में एक रूल ऐसा बना दिया गया था कि इस भारत के अंदर कितना भी बड़ा संकट आए, भारत के अंदर लोगों को काउंट किया ही किया जाएगा। इस रूल को हम बोलते हैं दशकीय रूल। तो दशकीय रूल की शुरुआत हुई थी 1881 से, और 1881 के बाद प्यारे बच्चों कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आया हो, यहाँ के लोगों को 10 साल के बाद गिना ही गिना गया है। इस रूल को हम 10 के रूल बोलते हैं, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा संकट क्या है प्यारे बच्चों? जनसंख्या ही है, ठीक है। जनसंख्या बहुत भयंकर तरीके से यहाँ बढ़ रही है, और 10 साल के बाद हम कितने बड़े, यदि ये आंकड़ा हमारे पास नहीं होगा तो हमें भविष्य के अंदर कितने संसाधन जुटाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। यदि ये हम भूल जाएंगे तो हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है वो क्या है? डगमगा जाएगी। इसलिए 10 साल का रूल बनाया ही बनाया गया है, क्योंकि डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है प्यारे बच्चों, जमीन घटती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों हमें आंकड़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन हम बढ़ाएं, कैसे कैसे हम संसाधनों को जुटाएं, ठीक है। और 2011 के अंदर जब हम पहुंचे तो भारत के अंदर ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं। आजादी के बाद प्यारे बच्चों ये 7वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना के आधार पर हम बात करें अपनी जनसंख्या की, तो हम भारतवासी थे प्यारे बच्चों 121.08 करोड़। 121.08 करोड़ 121.08 करोड़ का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? विश्व की कुल जनसंख्या का ये 17.5% थी। विश्व की कुल जनसंख्या का ये कितने प्रतिशत? 17.5%। आज 121 नहीं है बच्चों, आज तो हम बहुत मिलेंगे, ठीक है। 2021 में देखना हम कितने मिलेंगे भारतवासी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 121.08 करोड़ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। और 17.5 का मतलब है कि दुनिया के अंदर यदि 100 आदमी है तो उन 100 आदमी में से 17.5 हम भारतीय मिलेंगे, ठीक है। यदि अपने पड़ोसी चीन को भी मिला दे तो ये आंकड़ा 37 का हो जाता है, यानी कि दुनिया की 1/3 आबादी प्यारे बच्चों 2 ही देश लिए बैठे हैं, 1/3 से भी ज्यादा, एक चीन और एक भारत। चीन का तो चलो मान लेते हैं टैलेंट है, अपना ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो अपने वाले तो आप सभी जानते हैं, अपने वाले प्यारे बच्चों यूजर हैं। क्या है? यूजर हैं, ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा कहाँ खपत होता है? यहाँ 12 बजे से पहले प्यारे बच्चों 1.5 GB उड़ा देते होगे आप लोग, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो सारा का सारा मार्केट चला रहा है कौन? इंडिया, ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की बातें हुई समाप्त, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में वो जरूर छोड़िएगा और उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों।